सो हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन इन फोबी इंजीनियर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, आज सेकंड लेक्चर में बनाने जा रहा हूँ। और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फ्री बॉडी डायग्राम और इक्विलिब्रियम कंडीशन से रिलेटेड। ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। और वीडियो के लास्ट में हम खूब सारे क्वेश्चंस को लगाएंगे जो आज से पहले जूनियर इंजीनियरिंग के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए लेट नहीं करते हैं और जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, सेकेंड चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, जिसका नाम है फ्री बॉडी डायग्राम एंड इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे? सबसे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ कैसे करते हैं, उसके थोड़ी बहुत टिप्स को हम देखेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन 2 में ज्यादा कुछ नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, हल्का सा बेसिक डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे। फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस एलिवेटर के लिए, लिफ्ट्स के लिए, या कुछ चीजें हम देखेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो थर्ड पॉइंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमेशा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। और लास्ट में कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जो ऑलरेडी हम चैप्टर 1 में थोड़ा बहुत हम 2D 3D के लिए पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा हम यहाँ पे भी देखेंगे एक्स्ट्रा चीजों को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पे टिप्स टू ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम में कुछ टिप आपको मैं बताने जा रहा हूँ। वो टिप आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहला जो टिप है, जो फोर्स होता है, फोर्स ऑलवेज ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ इन पेयर। जो फोर्स होता है कभी भी वो अकेला नहीं होता है। ठीक है, हमेशा फोर्स कहीं भी किसी भी बॉडी पे फोर्स जब लग रहा होता है तो वो अकेला नहीं लग रहा होता है। ठीक है, उस पे कोई ना कोई उसके साथ एक और फोर्स लगा होता है जो उसके अपोजिट और उसके सेम मैग्नीट्यूड का होता है। ठीक है, सेकंड जो इसका पॉइंट है, दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, opposite direction, equal magnitude, opposite direction and collinear in action। ये सब को मैं डिटेल में समझाऊंगा, पहले ये टिप जो है जान लीजिए। तो क्या मैंने बताया कि फोर्स ऑलवेज कहीं भी एक्ट होगा, वो सिंगल नहीं होगा, वो हमेशा पेयर में होगा। और पेयर में जो फोर्सेस होंगे वो इक्वल मैग्नीट्यूड के हों। जो दूसरा फोर्सेस होगा उसका जो पार्टनर होगा वो इक्वल, जो आपके अंदर जो क्वालिटी है वही उसके अंदर भी क्वालिटी होगा। जिस डायरेक्शन, बस आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा। ठीक है, आप अच्छाई की तरफ जा रहे होगे, वो बुराई की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से भी हम इसको समझ सकते हैं। और जो पेयर ऑफ जो फोर्सेस हैं आपके, जो दो फोर्सेस हैं, पेयर ऑफ फोर्सेस जो हैं, एक्ट ऑन acts on two different bodies। ठीक है, इसको भी मैं बताऊंगा अभी। और जो फोर्थ पॉइंट है कि जो भी जहां भी फोर्सेस लगाओगे तो उसमें रिमूव जो भी सपोर्टर्स वगैरह होगा उसको रिमूव कर देना है। उसके बाद आपको फोर्सेस को यहाँ पे शो करना होगा। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे ये वॉल है। ठीक है, ये एक वॉल हो गया। ठीक है, इस वॉल पे मान लीजिए आप अपने फिंगर से इस पे फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, इस पे वॉल पे अपने फिंगर से फोर्स लगा रहे हो। तो पहली बात, ये जो फोर्स आप इस डायरेक्शन में लगा रहे हो, ये फोर्स कभी भी सिंगल नहीं होगा। ये हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है। कैसे पेयर में कैसे एग्जिस्ट करता है उसको हम यहाँ पे बहुत आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला फिगर है। ये पहला फिगर पे हम शो कर रहे हैं एक वॉल है। ये वॉल है, वॉल पे हम एक फोर्स लगाए फिंगर की हेल्प से हमने फोर्स लगाया। और फिर मैंने इसको स्टडी करने के लिए ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने थोड़ा सा जूम किया और कहा जाए तो थोड़ा सा बड़ा किया। तो हम देखेंगे एक फोर्स हमारा जो फिंगर से हमने वॉल पे लगाया है, एक फोर्स वो होगा। ठीक है, और सेम नेचर का, सेम मैग्नीट्यूड का अपोजिट भी एक फोर्स होगा जो कि आपके फिंगर पे लग रहा होगा। क्लियर है? जैसे न्यूटन थर्ड लॉ का बहुत अच्छा एग्जांपल है, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन।
ठीक है। तो ये जो फोर्स लग रहा है, जो वॉल पे लग रहा है, इस फोर्स को कहेंगे, ये क्यों लग रहा है ये फोर्स, क्योंकि ये हैंड से लग रहा है। तो ये जो फोर्स है ये है बाय हैंड ऑन वॉल, ठीक है। और ये जो फोर्स आपके फिंगर पे लग रहा है ये क्यों लग रहा है, बाय वॉल ऑन हैंड, ठीक है। तो क्लियर हो गया ये चीज को, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। और आगे अब हम आपको खूब सारी अलग अलग टाइप के मैं फिगर्स बता रहा हूँ, उस फिगर का कैसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है वो आपको यहाँ पे बना के बताने वाला हूँ। वो चीजों को आपको माइंड में रखना है और आगे फिर क्वेश्चंस यहाँ पे करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला ये जो आपका फिगर है ये किसका है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम का, सिंपली सपोर्टेड बीम का एक तरफ से वो सपोर्ट है ना, सिंपली सपोर्टेड बीम है ये। और कह सकते हैं कि बीम फिक्स्ड ऑन वन एंड, एक एंड से हमारा जो बीम है वो फिक्स्ड है, ठीक है। तो और जनरली इसका जो मेन नेम होता है दैट इज नॉट अ सिंपली सपोर्टेड बीम, इट्स अ कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम, ठीक है। कैंटी सिंपली सपोर्टेड में इधर भी सपोर्टर और यहाँ भी सपोर्टर इस तरीके से लगा होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा सुधार लेना आप, क्लियर है। तो ये जो हमारा कैंटिलीवर बीम है, इस बीम पे मान लीजिए मैंने एक यहाँ पे फोर्स लगाया कुछ इस डायरेक्शन में, एक एंड पे मैंने एक फोर्स लगाया एंड पे। तो ये तो आपका ये जो फिगर है ये आपका नॉर्मल फिगर है जो कि शो कर रहा है कि आपके बीम पे एक फोर्स लगा हुआ है, पर्टिकुलर किसी एंगल से फोर्स लगा हुआ है, क्लियर है। अब क्या इसके इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, इसके वैल्यूज के लिए अब हम क्या करेंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो ये मैं बना रहा हूं FBD, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। कैसे बनेगा, सबसे पहले करना क्या है, जो सपोर्टर लगा हुआ है सपोर्टर को रिमूव कर देना है। टिप पढ़े थे ना, अभी हमने टिप देखा था, क्या टिप में देखा था कि रिमूव सपोर्टर, सपोर्ट को रिमूव करना, उनकी जगह पे जो भी रिजल्टिंग फोर्सेस वो लगाना है। सबसे पहले जो फोर्स इस पे एक्ट हो रहा है वो फोर्स लगा देते हैं, दिस इज जो फोर्स हमने इस पे अप्लाई किया था, ठीक है। इस फोर्स की वजह से, इस फोर्स को अगर आप रिजॉल्व करोगे तो हॉरिजेंटली और वर्टिकली रिजॉल्व कर लो फोर्स को, तो ये फोर्स जो है एक वर्टिकली एक्ट हो रहा होगा और एक इसका हॉरिजेंटली एक्ट हो रहा होगा, है ना, इस तरीके से। तो जो इसको लिख सकते हैं FY, इसको लिख सकते हैं FX, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में। तो ये FY और FX से जो सपोर्ट जब हटाओगे तो भाई यहाँ भी तो लगेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे रिएक्शन होता है, जहां भी सपोर्ट लगा होता है वहां पे रिएक्शन आपको मिलता है। तो यहाँ पे कैसा रिएक्शन मिलेगा, तो FY जब नीचे की ओर लग रहा है तो ये सपोर्ट जो है उसको नीचे की ओर मूव नहीं होने देगा, ये जो सपोर्टर है आपकी बॉडी को नीचे की ओर नहीं जाने देगा। तो ये एक रिएक्शन फोर्स लगा रहा होगा किधर की ओर, ऊपर की ओर, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है, ओके। और ये Fx आपकी बॉडी इधर की ओर मूव करना चाहेगी तो ये आपको इधर की ओर मूव नहीं करने देगा, मतलब एक अपोजिट फोर्स लगा रहा होगा, तो रिएक्शन फोर्स। तो ये हो गया Rx, क्लियर है, रिएक्शन फोर्स। अब ये जो फोर्स लगाने से क्या होगा, इसमें बेंडिंग भी आएगा, बीम में बेंडिंग भी आएगा। तो मतलब मान लो ये फोर्स आप नीचे की ओर लगा रहे हो ना, तो मतलब आपकी बेंडिंग इधर की ओर होगा, तो इस बेंडिंग को रोकने के लिए एक अपोजिट कपल एक्ट हो रहा होगा, है ना, जो कि किस डायरेक्शन में होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक कपल एक्ट हो रहा होगा, ठीक है, दिस इज कपल। तो ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम कैंटिलीवर बीम का, ठीक है। अब कपल क्या होता है, आपको इससे फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कपल क्या होता है। जब भी किसी बॉडी पे अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस जब लगते हैं तो उससे एक कपल ट्विस्टिंग जनरेट होता है, एक कपल जनरेट होता है, तो वो भी एक तरीके का फोर्सेस होता है, क्लियर है। तो देख लो, एक फोर्स हमने लगाया, F फोर्स लगाने से 1 2 3 4 5 टाइप के अलग अलग फोर्सेस, अलग अलग बॉडी के रिएक्शंस यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम में हमको इजीली दिखते हैं। अब मैं इसको बहुत आसानी से विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेशंस इजीली मैं आपको रिएक्शन फोर्स बता सकता हूँ, ठीक है। तो जनरली क्वेश्चन में क्या पूछता है कि आपको एक बॉडी दे देगा, उस बॉडी पे एक फोर्स लगा देगा, उस फोर्स की वजह से उस बॉडी में हॉरिजेंटली क्या रिएक्शन आ रहा है, Rx की वैल्यू क्या आएगी, वर्टिकली क्या रिएक्शन आ रहा है, उसमें बेंडिंग कितनी, कपल कितनी एक्ट हो रहा है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे जनरली पूछा जाता है, ठीक है। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बना क्लियर हो गया। अब हम सेकंड फ्री बॉडी डायग्राम देखने वाले हैं। अब देखिए हमारा अगला फिगर ये हिंज पॉइंट है, एक यहां से इस पॉइंट पे ये हिंज है,
ठीक है, ये रोटेट हो सकता है, ये पूरा रोटेट हो सकता है, क्लियर है, ये बीम हमारा रोटेट होता है। इस बीम पे जब मैं एक एंगल पे मैं इसलिए फोर्स लगा रहा हूँ गाइस, एंगल पे फोर्स लगाने से आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे, क्योंकि एंगल पे जब भी कोई फोर्स हमारा किसी एंगल पे लगता है तो हम उसको एंगल पे कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, हम उसको रिजॉल्व करते हैं या तो हॉरिजेंटली या तो वर्टिकली, है ना। तो मैं आपको फोर्स हॉरिजेंटली वर्टिकली लगा के बताऊंगा तो आपको कुछ चीजें मतलब वो आसान चीजें वो कहीं भी मिल जाता है। मैं आपको एंगल पे फोर्स लगा के इसलिए बता रहा हूँ ताकि उसको रिजॉल्व कैसे करें, फ्री बॉडी डायग्राम उसको कैसे बनाएं, इजिली आपको समझ में आ जाए। तो ये बीम है, इस पे एक एंगल फोर्स लग रहा है, ठीक है, एंगल पे मान लीजिए थीटा 60 डिग्री पे आपका एक फोर्स लग रहा है, क्लियर है। तो इस फोर्स लगने 60 डिग्री फोर्स लगने से बताइए यहाँ पे क्या रिएक्शंस हो रहे हैं, उस रिएक्शन की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम के लिए, फ्री बॉडी डायग्राम के लिए सिर्फ और सिर्फ हम बीम लगाएंगे और जो सपोर्टर है उस सपोर्टर को हम हटा देंगे और उसकी जगह पे और बाकी जो जैसा जो फोर्स लग रहा है एफ, ये फोर्स को ऐसे ही रहने देंगे और ये इसका रिजॉल्व कर लीजिए, इसको हॉरिजेंटली और वर्टिकली रिजॉल्व कर लीजिए। तो ये लीजिए मैंने एफ वाई रिजॉल्व कर लिया इस फोर्स को और एफ एक्स रिजॉल्व कर लिया, है ना। आगे क्वेश्चन में रिजॉल्व कैसे करते हैं आपको इस लेक्चर 1 में मैं बता चुका हूँ कि एफ वाई कॉस थीटा एफ वाई साइन थीटा हो जाता है ना। तो आपको यहाँ पे अभी मैं नहीं बताऊंगा, जब क्वेश्चन कराऊंगा तब बताऊंगा। तो देखिए ये रोटेट हो सकता है, तो सबसे पहले एफ वाई जो आप फोर्स बीम पे लगा रहे हो, तो ये एफ वाई फोर्स लगाने से ये बॉडी आपका नीचे की ओर नहीं जाएगा क्योंकि ये इस पॉइंट पे हिंज्ड है, ठीक है। तो एक रिएक्शन लगेगा यहाँ पे जो कि अपोजिट नेचर का होगा, दैट इज आर वाई, क्लियर है। और एफ एक्स आप हॉरिजेंटली फोर्स लगा रहे हो तो आपका जो ये बीम है ये इधर हॉरिजेंटली भी मूव नहीं होगा, क्यों मूव नहीं होगा, क्योंकि फिक्स होने के कारण फिक्स पॉइंट से आपको एक अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन दिख रहा है आर एक्स, क्लियर है। अब बीम है तो भाई बेंडिंग तो होता ही है, तो यहाँ पे बैंडिंग नहीं होगा, यहाँ पे कपल जनरेट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस फोर्स की वजह से ये बॉडी के रोटेट तो हो जाएगा, ठीक है, अपनी पॉइंट पे ये बॉडी रोटेट हो सकता है बट ये हॉरिजेंटली और वर्टिकली मूव नहीं हो पाएगा, ठीक है, ना वो हॉरिजेंटली कहीं जा पाएगा इधर उधर हिल पाएगा ना वर्टिकली हिल पाएगा, बट वो एक पॉइंट पे फिक्स होने के कारण वो रिवॉल्व हो सकता है। तो जब वो इजिली रिवॉल्व हो जा रहा तो मतलब कोई उस रेजिस्टिंग फोर्स पे एक्ट ही नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ पे कपल यहाँ पे हमारा नहीं लगेगा, यहाँ पे सिर्फ आर एक्स और वाई आर वाई ही आपको इजिली कैलकुलेट करना है। तो ये था हमारा सेकंड फिगर। थर्ड फिगर की ओर देखते हैं। अब देखिए थर्ड फिगर हमारा, थर्ड फिगर में जो सपोर्ट है वो किस तरीके का सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट, ठीक है। सपोर्ट भी अलग अलग टाइप का होता है ना, रोलर सपोर्ट, हिंज सपोर्ट, फिक्स्ड सपोर्ट, ठीक है। तो ये रोलर सपोर्ट है, इस पे अगर मैं फोर्स लगाऊं, इस पे अगर मैं इस बीम पे अगर मैं एक एंगल से एफ एंगल से फोर्स लगाऊं तो इस फोर्स की वजह से किस तरीके के रिएक्शंस बनेंगे वो आपको बताना है। चलिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनना है। फ्री बॉडी डायग्राम के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी सपोर्ट होगा उस सपोर्ट को हम हटा देंगे और इस बीम को रखेंगे। तो ये जो फोर्स है इस फोर्स को जैसा है वैसा ही बना दीजिए, ये फोर्स। अब ये फोर्स एंगल पे लग रहा है तो इसको पहले हॉरिजेंटली और वर्टिकली आपको क्या करना होगा, रिजॉल्व करना होगा। तो चलिए रिजॉल्व कर लेते हैं। तो इसका ये बन जाएगा एफ वाई, ये हो जाएगा एफ वाई और इसका ये जो हो जाएगा एफ एक्स हो जाएगा, एफ वाई एफ एक्स हो गया। अब ये देखिए तो यहाँ पे आप जब इस पे एक्स की फोर्स लगाओ, हॉरिजेंटल फोर्स लगाओगे तो ये रोलर होने की वजह से ये क्या होगा, ये पूरी की पूरी सिस्टम इस डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में मूव हो जाएगी। एक्स डायरेक्शन में मूव हो जा रही है मतलब कोई रेजिस्टिंग फोर्स नहीं लग रहा है, कोई रिएक्शन नहीं लग रहा, तभी तो वो मूव हो जा रहा है ना। तो मतलब रिएक्शन एक्स डायरेक्शन में नहीं है। अब एफ वाई के कारण, एफ फोर्स इन वाई डायरेक्शन के कारण, अब ये तो फिक्स्ड है, वाई डायरेक्शन में तो मूव हो नहीं सकता, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मूव हो रहा है। मत क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एक रिएक्शन फोर्स लग रहा है आर वाई वाई डायरेक्शन में, इसलिए वो वाई डायरेक्शन में मूव नहीं हो रहा है, क्लियर है। एक्स डायरेक्शन में इजिली मूव हो जा रहा है मतलब उस पर कोई रिएक्शन नहीं लग रहा है, और ये रोटेट भी हो सकता है क्योंकि ये हिंज पॉइंट है, ये रोटेट भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे कपल रेजिस्टिंग कपल भी एक्ट नहीं हो रहा है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम इस तरीके से बनेगा, क्लियर है। आगे चलते हैं। अब ये फिगर देखिए स्प्रिंग फिगर है, एक ये बॉडी है जिसका मास m है, इस पे एक स्प्रिंग लगा हुआ, स्प्रिंग को आप स्ट्रेच कर रहे हो और छोड़ रहे हो, तो इस बॉडी पे पूरे, क्योंकि ये स्प्रिंग क्या है, स्प्रिंग थोड़ी ना कोई स्ट्रक्चर है यार, तो स्प्रिंग के लिए तो अपन को करेंगे सिर्फ इस बॉडी पे क्या फोर्सेस लग रहा है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस बॉडी पे कौन सा फोर्स लग रहा है, ध्यान से देखिए, इस बॉडी पे स्प्रिंग की वजह से एक स्प्रिंग क्या करेगा, उसको खींचने की कोशिश करेगा और इसको रोकने के लिए एक अपोजिट फोर्स भी लगेगा, है ना। तो ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, सिंपल था स्प्रिंग के केस में, क्लियर है। फिफ्थ केस देखते हैं। फिफ्थ केस हमारा क्या है, बहुत अच्छा फिगर है। फिगर 5 के बारे में, एक बॉल है
एक वॉल पे एक बॉल लटका हुआ है विद द हेल्प ऑफ हिंज है विद द हेल्प ऑफ दिस रोप। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए और इस पे फोर्सेस बताइए। तो देखिए सबसे पहले इसको फोर्सेस बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। क्लियर है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, चीजों को रिमूव करेंगे। हम चीजों को यहाँ पे रिमूव करेंगे, ये मतलब जो सपोर्ट है उस सपोर्ट को रिमूव कर देंगे। सपोर्ट को रिमूव करेंगे तो ये जो वायर, जिस वायर्स पे ये बॉल हमारा हिंज्ड है, इस पे एक टेंशन लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में एक टेंशन लगेगा इस तरीके से, है ना। अब बॉल के कारण वॉल पे भी एक फोर्स लग रहा है, बॉल के कारण वॉल पे भी एक फोर्स लग रहा है, और वॉल के कारण बॉल पे भी एक फोर्स लग रहा है। स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने, है ना। तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ठीक है। और बॉल की वेट के कारण एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे की ओर लगेगा, है ना। तो ये तीन फोर्सेस इस पे लग रहे हैं। कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं देख लीजिए ध्यान से। एक तो टेंशन, ठीक है, और एक नॉर्मल फोर्स वॉल के कारण जो आपके वॉल पे लग रहा था, जो बॉल के कारण जो फोर्स आपके वॉल पे लग रहा था, वही तो वॉल अपोजिट डायरेक्शन में देगा। तो वॉल तो सपोर्टर तो हम रिमूव कर चुके हैं, तो सपोर्टर पे जो फोर्स लग रहा है वो हमसे, उससे हमें लेना ही देना नहीं। जो फोर्स हमारे वॉल से बॉल पे लग रहा है बस उसको हमने लिख दिया, और बॉल के जो वेट होगा मतलब mg नीचे की ओर लग रहा होगा, है ना। तो इसका ये फ्री बॉडी डायग्राम नहीं है, ये जस्ट आपको एक नॉर्मल बताया। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम में बनाने जा रहा हूँ। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, ये आपका आ गया नॉर्मल फोर्स, इस पॉइंट पे यहां से आपका जा रहा है एक टेंशन, ठीक है, दिस इज नॉर्मल फोर्स, और ये आपका mg, ये हुआ फ्री बॉडी डायग्राम। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, ये हो गया पॉइंट से टेंशन, ये सेंटर पॉइंट से, ठीक है, टेंशन, ये नॉर्मल इधर की ओर, और ये mg। क्लियर है, इस तरीके से भी आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो ये था ओवरऑल मेन पॉइंट। तो फाइनली गाइज हम यहाँ पे जी जो जो क्वेश्चंस जनरली आते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं, आपको एक छोटा सा आइडिया हो गया होगा कि कैसे फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाएंगे। कोई भी बॉडी पे सपोर्ट लग रहा है तो सपोर्ट को रिमूव कर देंगे, और सपोर्ट की वजह से जो भी उस पर रिएक्शन लग रहा है उस रिएक्शन को हम फ्री बॉडी डायग्राम में दिखाते हैं। आपको आई थिंक आपको 5 मैंने अलग अलग चीजें बताई, आपको यहाँ पे क्लियरिटी हो गया होगा, ठीक है। तो ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन को जरा आप सॉल्व करके बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एक बीम है, ठीक है, एक तरफ तरफ से वो हिंज्ड है, फिक्स्ड है, और दूसरी तरफ से लोअर, एक तरफ से रोलर सपोर्ट लगा हुआ है, एक तरफ से हिंज सपोर्ट, फिक्स्ड सपोर्ट, हिंज सपोर्ट लगा हुआ है, ठीक है। ये बीम है, इस बीम पे एक मूवमेंट एक्ट है, एक हमने ट्विस्टिंग मूवमेंट, एक कपल एक्ट कर रखा है, ठीक है। कपल एम मैंने मूवमेंट है इसलिए एम से डिनोट कर रखा है। जो ये कपल लगा हुआ है वो पॉइंट ए से एम तक का जो डिस्टेंस है, उस कपल का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल ए है, और पूरे बीम का जो लेंथ है कैपिटल बी है, ठीक है। तो जल्दी से आइए इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले जो कपल, ये फिक्स्ड जो सपोर्ट है, ये दोनों सपोर्ट को हम यहाँ से हटा देंगे। सपोर्ट को हटाने के बाद जो हमारा कपल जहां एक्ट हो रहा है उस कपल को हम वहां पे ही वैसा का वैसा ही लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे। अब ये जब नीचे की ओर मूव तो क्या होगा, ये रोलर है, तो रोलर सपोर्ट में एफ एक्स डायरेक्शन में तो फोर्स लगता नहीं है ना, रिजल्टेंट एफ एक्स डायरेक्शन में तो मिलता नहीं है। ये सिर्फ किस डायरेक्शन में मिलेगा, अभी हमने किया था, किस डायरेक्शन में मिलेगा, वाई डायरेक्शन में। क्लियर है, तो इसको हम ऐसे करके लिख लें, चाहे इसको हम बहुत अच्छी तरीके से, इसको हम इस तरीके से इस तरीके से कर लें, है ना, ये हो गया। तो इसको हम रिएक्शन को बी वाई लिख देते हैं, बी पॉइंट पे है इसलिए बी वाई डायरेक्शन में यहाँ पे रिएक्शन लग रहा है। अब यहाँ पे जो किस तरीके का इस, ये जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट पे किस तरीके के रिएक्शंस बनते हैं, एक हमारा बनता है कैसा, ऊपर की ओर, जिसको हम नाम देंगे ए वाई, एक लगता है हमारा हॉरिजेंटली, अभी हमने देखा था ए एक्स ए वाई। क्लियर है, तो ये हमारा बन गया फ्री बॉडी डायग्राम। अब आपको यहाँ पे जो रिएक्शंस हैं इस कपल के कारण, कपल एम के कारण बी वाई, ए वाई और ए एक्स की क्या वैल्यू है वो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने के लिए हम इक्विलिब्रियम के कंडीशंस यूज करेंगे। इक्विलिब्रियम कंडीशन यूज करेंगे मतलब जो फोर्स एक्स डायरेक्शन में लग रहा है उसको जीरो कर दीजिए, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन के जो फोर्सेस है उसको जीरो कर दीजिए,
तो एक्स डायरेक्शन का फोर्स जब आप जीरो करोगे, आप कोई भी डायरेक्शन ले लीजिए, तो आप जैसे एफ यहाँ पे एक्स का जो देखो एक्स डायरेक्शन में सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, कौन सा, ए एक्स, सिर्फ ए एक्स, ये जो ए एक्स है वही हमारा एक्स डायरेक्शन में लग रहा है। तो जिस डायरेक्शन में मूव हो रहा है ना, उस डायरेक्शन को आप लिख दीजिए कि आप पॉजिटिव लेना चाह रहे हो, आप इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना चाह रहे हो। तो एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर ए एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, क्योंकि और कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है उस डायरेक्शन में। अब वाई डायरेक्शन में एफ वाई, तो टोटल सम ऑफ एफ वाई इन इक्विलिब्रियम कंडीशन इज इक्वल टू जीरो, और एफ वाई डायरेक्शन में ऊपर की ओर जा रहा है, वाई डायरेक्शन ऊपर या नीचे लगता है, किसी भी डायरेक्शन को अपने मन से, कोई साइन कन्वेंशन नहीं, अपने मन से किसी को भी पॉजिटिव ले लीजिए, या तो ऊपर या नीचे। तो मैंने ऊपर वाले को पॉजिटिव लिया है, तो जो ऊपर जा रहा हो, तो यहाँ पे दो ऊपर जा रहे हैं, एक तो ए वाई भी ऊपर जा रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, और बी वाई भी, तो दोनों ऊपर जा रहा है, इसलिए दोनों को प्लस में लिखेंगे और इक्वल टू जीरो, क्योंकि सम ऑफ ऑल फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो, हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन लिखा है। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ से ए वाई की जो वैल्यू है वो हो जाएगा माइनस बी वाई, ठीक है, हो जाएगा दिस वन, दिस इज टू। अब देखिए, अब एक्स डायरेक्शन का हमने देख लिया, वाई डायरेक्शन का देख लिया, मूवमेंट भी तो एक्ट हो रहा है, तो टोटल समेशन ऑफ मूवमेंट इज इक्वल टू जीरो। अब मूवमेंट को क्लॉकवाइज को हम लिख लेते हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन हम यूज करेंगे क्लॉकवाइज के लिए, ठीक है, पॉजिटिव हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा है, देखिए इस एम का पॉइंट ए के अप्रोक्स क्या मूवमेंट हो रहा है, यहाँ मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट इज इक्वल टू जो भी फोर्स लगा होता है दैट मूवमेंट इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये जो कपल फोर्स लग रहा है, दिस फोर्स इनटू ये जो डिस्टेंस था इनके बीच का, दैट इज स्मॉल ए, है ना। या तो आप ऐसे कर लीजिए, या तो आप देख लीजिए, अब ये पॉइंट ए से हम मूवमेंट देखेंगे, पॉइंट ए से मूवमेंट देखने के लिए, तो पॉइंट ए पे आप पॉइंट को यहाँ पे ऐसे इस तरीके का पॉइंट बनाइए, और इस पॉइंट पे जो भी फोर्सेस लग रहा है, इस फोर्स को निगलेक्ट कर देना है, इनके अलावा जो भी पॉइंट है उसी से मूवमेंट आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये देखो बी वाई ऊपर की ओर लग रहा है, तो ये जो फोर्स लग रहा है बी वाई, ये फोर्स, और ये पॉइंट से जो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, तो बी एक मूवमेंट तो ये हो गया, तो बी वाई, क्लियर है, और दिस फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, बीम का मतलब लेंथ, बीम का लेंथ क्या है, बी, दिस इज बी। अब मैंने क्या बोला, ये ऊपर की ओर, क्लॉकवाइज को मैंने पॉजिटिव लिया है, क्लॉकवाइज को मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लिया है, पॉजिटिव लेने की तरह ये बी वाई ऊपर की ओर लग रहा है, ऊपर की ओर, तो ये कौन सा डायरेक्शन देगा बीम को ये एंटी क्लॉकवाइज दे रहा है, तो ये हम माइनस ले लेते हैं, क्योंकि हमने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया है, और इस मूवमेंट की वजह से क्लॉकवाइज मिल रहा है, तो हम इस मूवमेंट को प्लस एम लिख देते हैं, विच इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ से बी वाई की जो वैल्यू आएगी, ये उधर से चला जाएगा, माइनस 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 कट जाएगा, एम अपॉन बी आ जाएगा, बी वाई की वैल्यू एम अपॉन बी, ठीक है। तो ये हमारा निकल गया, तो क्या लिख दे, इस बी वाई की वैल्यू कितनी आ गई, एम अपॉन बी, ए वाई की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस बी वाई, और ए एक्स की वैल्यू क्या आ गई, जीरो, क्लियर है। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अगला देखिए, अगला फिगर ये है, इस फिगर को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ये कुछ इस तरीके का फिगर है, दोनों पॉइंट यहाँ पे हिंज फिक्स्ड है, हिंज सपोर्ट से लगा हुआ है, यहाँ पे आपने एक फोर्स एक्ट किया, इस फोर्स की वजह से क्या क्या रिएक्शंस होगा, वो रिएक्शन आपको कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। तो ये देखो, ये किस तरीके से सिस्टम है, सिस्टम ऑफ टू बॉडीज, एक तो हमारा जो ये बॉडी है ये, और दूसरा हमारा ये जो सेक्शन है ये किस तरीके का क्वेश्चन है, सिस्टम ऑफ टू बॉडीज का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम, दिस इज सी पॉइंट। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बहुत आसानी से बनेगा। इसको क्या करेंगे फ्री, इसके लिए मैंने ये लाइन बनाया, क्लियर है, जो ब्लैक लाइन है ये मैंने बनाया, और ये जो इस तरीके का एल शेप का जो बना है, इसको थोड़ी दूरी पे बनाते हैं, इसको थोड़ी दूरी पे बनाते हैं, ठीक है, ये बन गया, क्लियर है। ये मैंने बनाया, दोनों अलग अलग कर दिया। तो इस फोर्स की वजह से क्या क्या हो रहा है, इस फोर्स की वजह से यहाँ पे इसको बहुत ट्रिकी से आप कर सकते हैं। देखो ये हिंज पॉइंट है, तो इस पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स लग रहे होंगे ना, एक ऐसा लग रहा होगा, है ना, यहाँ भी एक ऐसा फोर्स लग रहा होगा, क्लियर है। और इसको हमने अलग किया, इस पॉइंट से अलग किया है, तो मतलब यहाँ से एक तो फोर्स इस पे भी लग रहा होगा, और इसी का लाइन ऑफ एक्शन पे एक फोर्स इस पे भी लग रहा होगा, क्लियर है। अब ये जो वर्टिकल फोर्स है, इसको बैलेंस करने के लिए एक अपोजिट डायरेक्शन में वर्टिकल फोर्स लग रहा होगा,
ठीक है। और हॉरिजेंटल को बैलेंस करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए ये लग गया, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये बन जाएगा। क्लियर है। अब इसका रिजल्टेंट निकालने हैं। रिजल्टेंट के लिए सो गाइज वीडियो बना, आधा वीडियो में और बना लिया था, कुछ प्रॉब्लम के कारण मेरी वॉइस नहीं आ पाई थी, तो मैं वीडियो फिर से कंटिन्यू कर रहा हूँ। और आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि मैंने चीज़ें बहुत आगे तक आपको बता दिया, मैंने 2 3 4 पेज एक्स्ट्रा पढ़ा दिया। बाद में मुझे देखा कि साउंड ही नहीं आ रहा है। क्लियर है। थोड़ा आपको तेजी से एक्सप्लेन करूंगा ये सब चीज़ें मैंने क्या पढ़ाया। जनरली मैं आपको ये चीज़ बता रहा था कि यहाँ तक बताया था ना। तो ये मान मान लो ये बॉडी, इस बॉडी पे फोर्स एफ लग रहा है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम आप ऐसे भी बना सकते हो। ये जो फिक्स पॉइंट है ये भी हिंज पॉइंट है, इसको हटा रिमूव कर दो, इनकी जगह पे हॉरिजेंटल और वर्टिकल फोर्स, क्योंकि यहाँ पे लगता है, आपको इससे पहले मैंने बताया था हिंज में लगता है जैसे है। तो ए एक्स लग गया, ए वाई लग गया, बी पे रिएक्शन बी वाई और बी एक्स लग गया। क्लियर है। आप ये भी हमारा एक फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। बट बाय डिफॉल्ट आपका भी ऐसा होता है कि आपका जो ये पॉइंट है, आप ये बॉडी, ये जो बॉडी इधर का पार्ट और ये जो स्ट्रेट बॉडी, इनको अलग अलग करना है। तो अलग अलग करने के केस में आप ये जो फोर्सेस आप यहाँ पे लगाए हो और यहाँ पे लगाए हो, रिएक्शन ए एक्स ए वाई, बी एक्स बी वाई, ये तो रहेगा ही। साथ ही में आप जब इनको दोनों बॉडी को अलग करोगे तो आप ये जो फोर्सेस, इनके बीच में भी तो रिएक्शन लग रहा होगा गाइज। आप अलग किए हो तो ये रिएक्शन में जो फोर्सेस है इसको लगाना मत भूलना। ठीक है। तो इस AX को मेंटेन करने के लिए ये इधर की ओर लगेगा, इस AY को मेंटेन करने के लिए ये इधर लगेगा। वैसे ही इस बॉडी पे इस BY को मेंटेन करने के लिए इस पॉइंट से एक नीचे की ओर रिएक्शन फोर्स लगेगा, इस BX को मेंटेन करने के लिए हमारा यहाँ पे लग ही रहा है। तो ये जो इधर वाला बॉडी है, इस बॉडी को हम कहते हैं टू फोर्स मेंबर। टू फोर्स मेंबर मतलब इस बॉडी के 2 पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, इसलिए टू फोर्स मेंबर इसको कहते हैं। इस बॉडी को 3 फोर्स मेंबर, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, तो 3 फोर्स मेंबर हम कहेंगे। ठीक, क्लियर है। तो बस आपको यही मेन बताना था। तो गाइस जो अगला टॉपिक है हमारा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन 2। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन 2 में ज्यादा कुछ हम भी डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत आसान चीजें हैं। देखिए, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और यहाँ से एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ अपॉन एम हो जाएगा। क्लियर है। वेयर एफ आर मतलब दैट इज, इसको एफ आर भी लिख सकते हैं ऐसे, एफ आर, दिस इज एफ आर। तो एफ आर क्या है, विच एक्ट ऑन द बॉडी, बॉडी पे जो एक्ट होता है, दैट द फोर्सेस। ठीक है। तो देखिए, एक बॉडी मैंने लिया, मास इज इक्वल टू 2 kg, बॉडी का मास हो गया 2 kg। क्लियर है। और उस बॉडी पे 10 न्यूटन फोर्स आई डायरेक्शन में लग रहा है और 5 न्यूटन फोर्स माइनस आई डायरेक्शन में। आई कैप और माइनस आई कैप क्या है, आई कैप, जे कैप, के कैप, ऐसे एक्स वाई जेड डायरेक्शन बताने के लिए हम ये यूज करते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप। तो ये 10 न्यूटन आई कैप पॉजिटिव में लग रहा है, 5 न्यूटन माइनस आई कैप मतलब निगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है। तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एफ अपॉन एम, और फोर्स क्या हो जाएगा, इधर की ओर 10, इधर की ओर 5, तो 10 माइनस 5 अपॉन 2 दैट इज 2.5 इन आई कैप। ठीक है। इन 2.5 इन आई कैप इस डायरेक्शन में क्यों लग रहा है, क्योंकि आप देखो दोनों में से किसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा है, 10 न्यूटन ज्यादा है कि 5 न्यूटन, 10 न्यूटन ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है आपकी बॉडी किधर की ओर एक्सेलरेट होगी, राइट डायरेक्शन में। तो कितना, 2.5 से आई डायरेक्शन में, मतलब राइट डायरेक्शन में आपकी बॉडी एक्सेलरेट होगी। क्लियर है। एग्जाम्पल में देखिए, बाइक, अगर आप कोई बाइक चला रहे हो, बाइक का एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेट नहीं कर रहे हो, बाइक को आपने खूब तेज से एक्सेलरेट किया और फिर एक्सेलरेशन देना बंद कर दिया, तो एक्सेलरेशन 0 का मतलब ये नहीं होता कि आपकी बाइक की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। क्लियर है। तो बाइक की वेलोसिटी, आप जब बहुत तेजी से गाड़ी चलाते हो और अचानक एक्सेलरेशन को कम कर देते हो, तो आपकी क्या होती है, फिर भी तो बाइक चलती रहती है ना। तो एक्सेलरेशन 0 का मतलब ये नहीं होता कि वेलोसिटी 0 हो जाएगा, वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट। ठीक है। आपको समझना ऐसा है। क्लियर है। तो ये था हमारा चीजों को, आपको थोड़ा सा ये चीज समझना कि एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब ये नहीं कि वेलोसिटी भी 0 हो, वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट। ठीक है। और जब आपका ये जो कांस्टेंट का वैल्यू, कांस्टेंट जब 0 होगा तब जाकर आपकी वेलोसिटी 0 होगी। क्लियर है। तो ये था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का। अगला देखेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नाउ अगला देखेंगे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फॉर एग्जांपल ये हमारा एक लिफ्ट है, लिफ्ट में एक लैंप लटका हुआ है, लैंप में एक, लिफ्ट के अंदर एक बंदा है, एक लिफ्ट के बाहर एक बंदा है। ठीक है। ओके। तो ये लिफ्ट के बाहर जो बंदा है उसको मैंने ए से मार्क किया, लिफ्ट के अंदर जो बंदा है उसको मैंने बी से मार्क किया है। ठीक है। ये लिफ्ट है, लिफ्ट में एक लैंप लटका हुआ है और लैंप हैंग है विद द हेल्प ऑफ रोप। क्लियर है।
तो इस तरीके के क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को लिफ्ट हमारा नीचे, ठीक है, देखिए जैसे कि लिफ्ट हमारा नीचे या ऊपर की ओर मूव हो रहा है, वो डिपेंड करता है हमारे कि जनरली आप लिफ्ट कहाँ ऊपर ले जा रहे हो या नीचे ले जा रहे हो उस पे, ठीक है। तो ऐसे में जब लिफ्ट आपकी नीचे जा रही होगी, नीचे जा रही है लिफ्ट, उस केस में आप क्या, इस वायर में कितना टेंशन होगा, ठीक है। तो ये टेंशन कैलकुलेट करने का दो तरीका होता है। एक, या तो आप बाहर से लिफ्ट को देखो और कैलकुलेशन करो, जिसको हम लोग कहेंगे, बाहर से देख रहे हो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अंदर से देख रहे हो, अंदर से जब आप इस लैंप को देखोगे तो आपका लैंप का एक्सेलरेशन विल बी जीरो। क्लियर है, एक्सेलरेशन आपको जीरो लगेगा। ओके, एक्सेलरेशन जीरो का मतलब ये नहीं होता कि वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट, कांस्टेंट की वैल्यू जब जीरो होगी तब। अब आगे देखते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मतलब आप बाहर से चीजें देख रहे हो, ठीक है, बाहर से आप चीजें देख रहे हो ए पॉइंट से, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपकी लिफ्ट जो है नीचे की ओर मूव हो रही है ए नॉट स्पीड से। क्लियर है, अब फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। ये लैंप बनाया, ये टेंशन ऊपर की ओर टेंशन टी, इस लैंप का नीचे वेट mg। क्लियर है, और आपकी लिफ्ट नीचे की ओर जा रही है, क्योंकि आप बाहर से देख रहे हो इसलिए लिफ्ट आपको दिख रही है बाहर जाते हुए। तो फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। देयरफॉर एम, यहाँ पे देखो लिफ्ट नीचे की ओर जा रही है तो नीचे वाला फोर्स बड़ा होगा, इसलिए mg को मैंने पहले लिखा, mg माइनस ऊपर की ओर जो लग रहा है t। क्लियर है, किसी भी डायरेक्शन को आप ले लो, नीचे वाले डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव ले लिया, इसलिए जो भी फोर्सेस नीचे लगेंगे उनको मैं प्लस से लिखूंगा। तो mg प्लस नीचे जा रहा है इसलिए मैंने प्लस से लिखा है, t माइनस ऊपर जा रहा है इसलिए माइनस t लिखा, इज इक्वल टू ma। ma मतलब दिस ma, ठीक है, a नॉट। आगे देखते हैं, देयरफॉर टेंशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम जी माइनस ए नॉट। क्लियर है, ये आपका एक इक्वेशन हो गया। नाउ तो गाइज ये तो हो गया हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम इजिली कैलकुलेट कर लिए। इनर्शियल मतलब फ्रेम के बाहर बैठकर हमने देखा कि इसमें कितना टेंशन आ रहा है, हम कैलकुलेट के लिए और हमारी वैल्यू आई एम जी माइनस ए नॉट। क्लियर है, अब हम लिफ्ट के अंदर चले जाते हैं और लिफ्ट के अंदर जाने के बाद जब हम इसको देखेंगे, लिफ्ट के अंदर जाने के बाद जब हम चीजों को देखेंगे, मतलब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम से अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। नॉन इनर्शियल ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मतलब बी पॉइंट से हम क्वेश्चन को देखेंगे, तो ये जो हमारा है, इस पे एक फोर्स mg नीचे लग रहा होगा, एक ऊपर t लग रहा होगा टेंशन उसके वायर में, और लिफ्ट एक्सेलरेशन विल बी जीरो। ठीक है, एक्सेलरेशन विल बी जीरो, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो तो जीरो ही है। ठीक है, क्योंकि अंदर से हमको थोड़ी ना ये मूव करता हुआ दिखेगा, बाहर से देखे तो ये पूरी लिफ्ट मूव हो रही है, मतलब ये फ्रेम, ये जो आपका लैंप है ये भी मूव हो रहा है। अंदर बैठ के तो क्या कैसे देखोगे कि ये अंदर, तो आपको लगेगा कि लैंप का एक्सेलरेशन जीरो ही है। क्लियर है, तो एक्सेलरेशन जीरो में F इज इक्वल टू एम ए, एम जी माइनस एम जी नीचे लग रहा है टी ऊपर, तो एम जी माइनस टी इज इक्वल टू, ये एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तो टी की वैल्यू आ जाएगी एम जी। तो आप देखो दो तरीके से है। तो यार जब आप इनर्शियल बाहर से जब देख रहे थे तो तब टेंशन आपने निकाला लिफ्ट का, तो आपका आंसर निकला एम जी माइनस ए नॉट। और लिफ्ट के अंदर जब बैठे हो तब आप देख रहे हो कि टेंशन जो निकला एम जी। हाउ इज इट पॉसिबल गाइस, एक ही चीज का दो अलग अलग आंसर कैसे हो सकता है? मतलब इसका मतलब एक ही चीज है कि भाई ये इक्वेशन गड़बड़ है। तो इनर्शियल फ्रेम से जो क्वेश्चन हमारा निकला है वो सही है, बट नॉन इनर्शियल फ्रेम से जो चीजें निकली हैं वो हमारी गलत है। तो इसको ठीक करने के लिए हम स्यूडो फोर्स का हेल्प लेते हैं। क्लियर है, ये हमारा इनर्शियल फ्रेम हो गया। ठीक है, यहाँ से आप देखोगे लिफ्ट को तो ये आंसर सही है। ये आपका बी आ गया, मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो। इसके लिए सही करना, इक्वेशन को कैलकुलेशन करना है, तो उसके लिए आप स्यूडो फोर्स को एक्ट करना होगा। ओके, सो अगर लाइन ऑफ एक्शन गाइज अलग अलग हो, लाइन ऑफ एक्शन अलग 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 हो, इस टाइम पे अगर आपको फोर्स को ट्रांसफर करना हो तो आप कैसे ट्रांसफर करोगे फोर्स को? ध्यान देना, ये हमारा एक बॉडी है, ठीक है, एक लाइन ऑफ एक्शन ये रहा, एक लाइन ऑफ एक्शन ये रहा। ओके, अब मान लो पॉइंट ए, यहाँ पे एक फोर्स एक्ट हो रहा है F1, फोर्स एक्ट हो रहा है पॉइंट ए पे। अब इस फोर्स को मुझे ट्रांसफर करना है, इसी को प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी भी बोलते हैं। इस फोर्स को ट्रांसफर करना है बट दूसरे लाइन ऑफ एक्शन पे, कुछ नहीं करना है, बी पॉइंट लेना है, उस पे F1 की सेम टू सेम लगाना और F2 लगा देना है। क्लियर है, ये F1 और F2 एक्चुअली ये इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये एक कपल की तरह एक्ट कर देगा, करेगा, और ये F1 ऐसा ही रहेगा। तो मैंने ये लाइन बनाया, वापस से ये पॉइंट ए था, पॉइंट बी पे ये हमारा F1 एक्ट होगा, F1 एक्ट होगा,
और ये जो इक्वल एंड अपोजिट है, ये इक्वल एंड अपोजिट है, ये कपल जनरेट करेगा, कटेगा नहीं, एक्चुअल में ये कपल जनरेट करेगा, दैट कपल, इसका मूवमेंट m हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d और m की वैल्यू जो हो जाएगी दिस f1 इंटू ये डिस्टेंस d। क्लियर है? तो ये हमारा इस तरीके से हम किसी भी दो अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन पे फोर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, पर बदले में हमको एक कपल देना पड़ेगा। बट अगर इससे पहले हमने देखा था चीजें कि जब सेम लाइन ऑफ एक्शन पे अगर फोर्स को ट्रांसफर करना हो तो हम कुछ नहीं करना है, ये चीजें कट जाती है और सिर्फ एक फोर्स बचा रह जाता है। और अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन पे जब हम फोर्स को ट्रांसफर करते हैं तो उसके लिए हमें एक कपल भी एक्ट करना पड़ता है, तभी जाके फोर्स ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो गाइज ये था कुछ कॉन्सेप्ट, जो थ्योरी चीजें मैंने आपको बता दिया। जितना इस टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे, जो चीजें मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है इसी में से क्वेश्चन बनने वाला है। आप क्वेश्चन उठा के देख लो, अभी मैं क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ, अब देख लो सारे क्वेश्चन इसी टॉपिक से मिलकर बनेगा, ठीक है। तो थ्योरी कॉन्सेप्ट हो गया रेडी। अब चलिए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं इसका न्यूमेरिकल पोर्शन। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है, विच लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन गिव्स द मेजर ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस का क्या भाई, अभी हमने देखा न्यूटन सेकंड लॉ में देखा चीजें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन अ सिंपल मशीन इज, दैट इज P माइनस P नॉट। P क्या है यहाँ पे, एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन अ सिंपल मशीन, ठीक है। जाहिर सी बात है, जो भी एफर्ट लगता है फ्रिक्शन उसको कम करता है, तो जो ये P की वैल्यू है, व्हाट इज P, ये P है आपका एक्चुअल एफर्ट जो रिक्वायर्ड है, और P नॉट क्या है, आइडियल एफर्ट रिक्वायर्ड, जो आइडियल चाहिए और एक्चुअल और आइडियल में अलग है, क्लियर है। तो एक्चुअल में से आइडियल को माइनस कर दोगे तो आपका क्या आंसर निकल जाएगा कि फ्रिक्शन कितना लॉस्ट हो रहा है, दैट इज, ठीक है। अगला देखिए, which of the following theorem is used for the equilibrium of a body applied with three concurrent coplanar forces। तीन फोर्सेस जब बॉडी पे एक्ट, किसी पॉइंट से कोप्लेनर कॉन्करेंट एक्ट होते हैं, एक दो तीन, ये तीन फोर्सेस, एक दो तीन फोर्सेस, क्लियर है। तो ये क्या है, कोप्लेनर, एक ही प्लेन में कॉन्करेंट, सबका एक पॉइंट पे अटैच हो रहा है। ऐसे फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा थ्योरम का यूज करते हैं, लामीज थ्योरम किया था ना हमने, पहले ही चैप्टर में हमने ये सब चीजें पढ़ी थी। आगे देखते हैं, द टेंशन इन द केबल सपोर्टिंग अ लिफ्ट इज मोर व्हेन द लिफ्ट इज, द टेंशन इन द केबल सपोर्टिंग अ लिफ्ट इज मोर व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन। क्लियर है, हमने क्या इक्वेशन बनाया था, जब लिफ्ट हमारा ऊपर की ओर मूव कर रहा था, जब लिफ्ट हमारा ऊपर की ओर मूव कर रहा था तो टेंशन की वैल्यू क्या आई थी, एम जी प्लस ए, ये आया था जब लिफ्ट हमारा ऊपर की ओर मूव कर रहा था। और जब लिफ्ट हमारा नीचे की ओर मूव कर रहा था तो क्या इक्वेशन आया था, एम जी माइनस ए, नीचे की ओर। तो ये प्लस वाला जाहिर वाला माइनस से प्लस होगा, तो जब इसकी वैल्यू, जो टेंशन की वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी, तो मूविंग अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन। क्लियर है, आपका ये आंसर डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए, अ वेट ऑफ 500 kg इज हेल्ड ऑन अ स्मूथ प्लेन इंक्लाइन एंड 30 डिग्री पे है टू द हॉरिजेंटल बाय अ फोर्स P, ठीक है, हॉरिजेंटल बाय अ फोर्स P एक्टिंग 30 डिग्री above the plane as shown in figure below, the reaction of the plane on the weight will be, इस प्लेन पे, जो इस प्लेन पे क्या, इस प्लेन पे क्या रिएक्शन हो रहा है इस 500 kg के कारण। ये एक फोर्स है जो ऊपर की ओर हमारा लग रहा है, ठीक है, ये एक फोर्स है, ये जो फोर्स है ये P 30 डिग्री पे लग रहा है। तो सबसे पहले अपन इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा। ये मैंने बॉक्स बनाया, क्लियर है, ये बॉक्स का सेंटर, ओके। तो देखिए ये जो फोर्स लग रहा है P 30 डिग्री पे लग रहा है, इसको रिजॉल्व कर देते हैं। तो एक तो ये हो जाएगा हमारा P cos 30 डिग्री, और ये हो जाएगा हमारा P sin 30 डिग्री, हो जाएगा ना। हॉरिजेंटली और वर्टिकली मैंने रिजॉल्व कर दिया, जिससे थीटा बनाता है वो कॉस होता है, अपोजिट वाला साइन होता है। तो इन दोनों को मैं इस पॉइंट पे रख देता हूँ, तो ठीक है, एक ये हो जाएगा दैट इज P cos 30 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा P sin 30 डिग्री, और इस पे जो नीचे जो फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, mg cos थीटा। अब इस पे देखो, यहाँ पे इस डायरेक्शन में mg लग रहा होगा, mg लग रहा होगा, बट ये जो mg है ये 30 डिग्री इंक्लाइंड है,
बॉडी 30 डिग्री इंक्लाइंड है, तो इसका इसका भी एक हॉरिजेंटल मतलब इसको इस तरीके से करते हैं। ठीक है, इस बॉडी का जो है ये टिल्ट होने के कारण ये mg कुछ इस तरीके का होगा, है ना, 30 डिग्री पे टिल्ट है, तो ये जो बनेगा हमारा दिस इज mg cos थीटा, mg cos 30 डिग्री, ये वाला 30 डिग्री, ठीक है, ये 30 डिग्री नहीं, ये वाला 30 डिग्री ये बनेगा, और एक बनेगा हमारा इधर की ओर mg sin 30 डिग्री। क्लियर है, तो यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे कैसे रख देंगे, एक हो जाएगा हमारा इसका अपोजिट mg cos 30 डिग्री, और एक इसका अपोजिट हो जाएगा mg sin 30 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना है, द रिएक्शन ऑफ प्लेन ऑन द वेट विल बी, रिएक्शन फाइंड करना है। तो कैसे रिएक्शन फाइंड करेंगे, आसान यार, नॉर्मल रिएक्शन, ये क्या है, ये दोनों आपस में इक्वल है, इनको आपस में इक्वल करके इक्वेशन लिख लो। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करते हैं अपन, इसको और इसको इक्वल एंड अपोजिट है, इक्वल कर लेते हैं, तो P sin 30 इज इक्वल टू mg cos 30। ठीक है, तो यहाँ से P की वैल्यू निकाल लेते हैं, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg cos 30 अपॉन sin 30, तो P हो जाएगा 500 इंटू 9.81, ठीक है 9.81, और इंटू cos 30 की वैल्यू 1/2 अपॉन sin 30 की वैल्यू √3/2। इसको सॉल्व करोगे तो P की वैल्यू आएगी 2829.01 न्यूटन के आसपास, है ना। जो ऊपर की ओर जो रिएक्शन लग रहा है, ये जो रिएक्शन है ना, नॉर्मल रिएक्शन यही होता है ना, इसका नॉर्मल रिएक्शन यही हुआ ना, यही तो फाइंड करना है रिएक्शन, 2829.01 न्यूटन। ये थोड़ा सा इसका ये गलत है, ठीक है, ये गलत आंसर दिया हुआ है, इसमें सुधार के लिए ये केजीएफ में, एक्चुअल में ये न्यूटन में ना देकर ये केजीएफ में आंसर दिया हुआ है। इस केजीएफ में कन्वर्ट करने के लिए 9.81 से इसको डिवाइड कर दोगे तो अप्रोक्सीमेट आपका जो आंसर आएगा 288.67 के आसपास आएगा। ठीक है, तो क्लोजेस्ट यही ऑप्शन डी आपका सही है, बट ये जो न्यूटन लिखा है ये न्यूटन में ना होकर केजीएफ में आना चाहिए। ठीक है, तभी आंसर आएगा, अदरवाइज आपका आंसर 289, ये आपका आंसर सही है। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, the figure given below show a cruiser having a several cylindrical roller of weight W. The crushing force due to each roller will be, बताइए क्या होगा इसका आंसर। जाहिर सी बात है W से ज्यादा ही होगा क्रशिंग फोर्सेस, क्योंकि इस पे जो बहुत सारे रोलर्स है ना, अलग अलग रोलर्स के अलग अलग वो निकलेंगे, है ना, और वो रोटेट भी कर रहे हो, आप इस फिगर को देखो ध्यान से, रोटेट भी कर रहे हो, रोटेट होने से, मूवमेंट कपल होने से क्या होगा, फोर्स ज्यादा एक्ट होगा, तो जो W से ज्यादा ही होगा आपका क्रशिंग फोर्स यहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं, व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स इट पोसेस, अभी हमने क्वेश्चन किया था ना स्टार्टिंग में, जब हमारी लिफ्ट, जो हमारी लिफ्ट है, लिफ्ट में जब हम फ्री फॉलिंग करते हैं, नीचे की ओर जब मूव करते हैं, तो नॉर्मल रिएक्शन का फॉर्मूला क्या आता है, mg-a, ये आता है जब नीचे की ओर मूव करते हैं, ये एक्सेलरेशन अगर g के बराबर हो जाए, मतलब फ्री फॉलिंग हो जाए, तो ये g हो जाएगा, g माइनस जी 0, तो n इज इक्वल टू 0, मतलब आपकी जो बॉडी है उसका नो वेट होगा। क्लियर है, आगे चलते हैं, आगे देखिए, द apparent weight of a man in moving lift in less than his real weight when it is going down with an acceleration, going down with acceleration, yes। अगर आपका जो ओरिजिनल वेट है, आपकी जो बॉडी का ओरिजिनल वेट है, आप जब लिफ्ट में नीचे की ओर जाओगे, कुछ किसी एक्सेलरेशन से जब बॉडी लिफ्ट नीचे की ओर जाती है, तो आप अपनी ओरिजिनल वेट से आपकी वेट कम महसूस होता है, बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब उसी का अपोजिट तरीके से पूछने का, अलग अलग तरीके से पूछने का तरीका है। ठीक है, द फिगर बिलो शो अ वेट ऑफ 20 kg, ये 20 kg इस पुली पे लटका हुआ है, फोर्स ऑफ 30 kg अप्लाइड, इधर से फोर्स 30 kg अप्लाइड हो रहा है, अदर एंड ऑफ कॉर्ड पासिंग ओवर अ पुली, नेग्लेक्टिंग द वेट ऑफ रोप एंड पुली, टेंशन इन कोड विल बी, अब बताइए टेंशन कितना होगा इसमें। चलिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए इसका। ठीक है, ये देखिए
चाहिए बना, इस फोर्स 30 की वजह से एक टेंशन यहाँ भी लग रहा होगा, है ना, अपवर्ड डायरेक्शन में। और इस 20 केजी की हेल्प से एक तो हमारा नीचे लग रहा होगा, दैट इज मास mg, ठीक है, और दैट इज नीचे कितना लग रहा होगा, मास 20 इंटू जी, नीचे की ओर लग रहा होगा, और ऊपर इसमें क्या लग रहा होगा, एक टेंशन टी लग रहा होगा, है ना। तो 30 केजी इधर लगा रहे हो, कितना फोर्स लगा रहे हो, 30 केजी का, ये 20 केजी का, तो जाहिर सी बात है बॉडी आपका ऊपर की ओर मूव हो रहा है ना, एक्सेलरेशन ऊपर की ओर हो रहा है, तो t माइनस 20g इज इक्वल टू आपका मास इंटू एक्सेलरेशन, इट इज मास 20 इंटू एक्सेलरेशन a, है ना। तो यहाँ से टेंशन आप निकाल लिए, टेंशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 एक्सेलरेशन माइनस 20 g, क्लियर है, ठीक है, दिस इज प्लस, ओके। अब इस पॉइंट पे इधर फोर्स कितना लग रहा है, 30 केजी का, तो मतलब जो नीचे लग रहा होगा इस पॉइंट से, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट का मैंने मास लिख दिया m, और नीचे फोर्स लग रहा है 30 केजी, मतलब 30 जी, मास इंटू जी, इसका, ठीक है, मास इंटू जी, ठीक है, ऊपर टेंशन, तो इसका इक्वेशन जो बनेगा, क्योंकि ये नीचे की ओर मूव हो रहा है, तो 30 जी माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, वेयर मास इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि जो रोप और पुली का मास क्या यहाँ बता रहा है, जीरो, इस एम जीरो, देयर फॉर 30 जी माइनस टी इज इक्वल टू जीरो, और टी इज इक्वल टू 30 जी न्यूटन, दैट मीन्स टी इज इक्वल टू 30 kg फोर्सेस टेंशन, तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, ठीक है। नाउ अगला जो क्वेश्चन है, a weight of 2 W and W are connected by an inextensible string and rest on two inclined plane inclined at 30 degree and 60 degree respectively as shown in figure, angle alpha will be equal to angle alpha, कहाँ है भाई फिगर, ओके, अच्छा, ये एक 60 डिग्री पे है और ये जो है बॉल 30 डिग्री पे है, इसका वेट है 2W, इसका वेट है W, ये अल्फा एंगल हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, ठीक है, किसी का भी बना लीजिए, किसी भी एक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए और इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। दोनों बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर आप कैलकुलेट करना है, तो आप चाहो तो इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करो, मैं लास्ट में बताऊंगा, पहले थोड़े आसान आसान क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा ये टफ क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा लेंदी है, आसान आसान क्वेश्चन पहले बता देते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, A barge is pulled by two tugboat as shown in figure, ये बार्ज है, इसको एक बोट, ये दो बोट इसको 30 डिग्री पे, इधर की ओर पुल कर रहा है, और ये टगबोट 2 पे पुल कर रहा है, द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स 1000 केजी, रिजल्टेंट इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट आ रहा है 1000 केजी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा सो दैट टेंशन इन रोप 2 इज मिनिमम, बताइए टेंशन इन रोप 2 इज मिनिमम कैसे करेंगे क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीजें इसमें ऐड करूंगा मैं यहाँ पे, सबसे पहले आपको बताना है, इसमें सबसे पहला आपको एक चीज एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ, सबसे पहला बताना है द टेंशन इन ईच ऑफ द रोप knowing that अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री, 45 डिग्री अल्फा की वैल्यू, मतलब ये थीटा की वैल्यू, दैट इज थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रखकर, ठीक है, इन दैट केस क्या निकलेगा वैल्यू, टेंशन T1 और T1 एंड T2 की वैल्यू क्या आएगी। सबसे पहले तो हम ये कर लेते हैं, वेयर रिएक्शन कितना दिया है 1000 kg, ठीक है, टेंशन 1 और टेंशन 2 निकालना है रिएक्शन, तो अपन क्या करते हैं, देखो ये जो है ना, इसको लिख देते हैं टेंशन T1, इसको लिख देते हैं टेंशन T2, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे को यहाँ पे ट्रांसफर कर दे रहा हूँ पैरेलल, ओके, तो अब ये नीचे वाले ट्रायंगल को देखो ध्यान से, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, क्लियर है, ये हो जाएगा T1, ये है हमारा T2, दिस इज थीटा, ओके, और दिस इज 30 डिग्री, this is 30 degree, or this is reaction, that is R reaction which is equal to 1000 kg, क्लियर है। तो देखो लामीज थ्योरम की हेल्प करो, लामीज थ्योरम का हेल्प लेते हुए यहाँ पे इक्वेशन बनाइए,
लाइमीज थ्योरम का हेल्प लेते हुए यहाँ का जो इक्वेशन बनेगा क्या बनेगा, एक और ये थीटा है, ये 30 डिग्री 30 डिग्री, तो ये एंगल हो जाएगा एक्स। क्लियर है। लामीज थ्योरम की हेल्प लेते हुए आर अपॉन साइन कितना हो जाएगा, आर अपॉन साइन दैट इज थीटा, इस पहले इक्वेशन निकाल ले, थीटा प्लस एक्स प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एक ट्रायंगल है ना। तो यहाँ से आ जाएगा आपका एक्स इज इक्वल टू 150 माइनस थीटा, तो साइन रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी 150 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू टेंशन T1 अपॉन साइन थीटा विच इज इक्वल टू T2 का अपोजिट 30 है तो T2 अपॉन साइन 30, T1 के अपोजिट थीटा है तो T1 साइन थीटा, T2 के अपोजिट 30 है, R के अपोजिट x है और x की वैल्यू हमारी निकली 150 माइनस थीटा, हमने पुट कर दिया। ठीक है, 1 बाई 1 सॉल्व कर ले। R की वैल्यू कितनी दी हुई है 1000, ठीक है, R की वैल्यू दी है 1000 अपॉन साइन 150 माइनस थीटा इज इक्वल टू T1 साइन थीटा। क्या कह रहा है कि अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पे रखना है, इन दैट केस T1 और T2 की वैल्यू क्या होगी, तो थीटा को हटाकर इसकी जगह पर रख देते हैं 45, इस जगह पर रख देते हैं 45, ये हो जाएगा 1000 अपॉन साइन 105 विच इज इक्वल टू T1 अपॉन साइन 45। इसको जल्दी से सॉल्व करो और T1 की वैल्यू बताओ कितना होगा, तो इसको सॉल्व कीजिए, ये वाले इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को तो आपका T1 की वैल्यू हो जाएगी इतना। ठीक है, वैसे ही T2 के लिए क्या इक्वेशन ले ले, T2 के लिए भी ले लेते हैं हम लोग, T2 के लिए ले लेते हैं 1000 अपॉन साइन 150 माइनस थीटा मतलब 45 विच इज इक्वल टू T2 अपॉन साइन 30। तो यहाँ से T2 की वैल्यू सॉल्व कीजिए जल्दी से, इसका आंसर आएगा आपका 517.8 न्यूटन के आसपास। T1 T2 की वैल्यू आप निकाल लिए। ठीक है, अब ये तो हमारा था कि ये मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको इसमें करवाया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर थीटा 45 डिग्री है, इन दैट केस T1 और T2 की वैल्यू क्या आएगी, तो ये तरीका था लामीज थ्योरम की हेल्प से हमने इजीली आपको बता दिया किस तरीके से T1 और T2 की वैल्यू निकाल ली है। बट इसका जो सेकंड पार्ट है, जो हमारा मेन क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है, क्या क्वेश्चन हमारा मेन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जो मेन क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा सो दैट टेंशन इन रोप 2 इज मिनिमम, थीटा की वैल्यू ऐसी क्या हो जिसके कारण जो ये जो रोप 2 पे जो टेंशन एक्ट हो रहा है वो कम हो। ठीक है, 1 के मुकाबले कम हो टेंशन रोप 2 पे। ठीक है, तो क्या करें इसके लिए अब हमें थीटा की वैल्यू निकाल ली है ना। हमने क्या इक्वेशन बनाया था T2 के लिए, 1000 अपॉन साइन 150 माइनस थीटा इज इक्वल टू T2 अपॉन साइन 30, ये इक्वेशन बनेगा ना T2 के लिए। तो करना क्या है, यहाँ पे T2 इज इक्वल टू 1000 इंटू साइन 30 अपॉन साइन 150 माइनस थीटा। क्लियर है, और इसको आप सॉल्व करोगे तो T2 की वैल्यू आ जाएगी 1000 इंटू साइन 30 500, तो 500 अपॉन साइन 150 माइनस थीटा। क्लियर है, अब T2 की वैल्यू आपको चाहिए मिनिमम, T2 की वैल्यू चाहिए मिनिमम। ठीक है, तो T2 की वैल्यू मिनिमम चाहिए मतलब साइन 150 माइनस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, और ये मैक्सिमम तभी मैक्सिमम होगा मतलब इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए, ये 1 तभी होगा मतलब जब इसकी डिग्री 90 होगा, है ना। तो साइन 150 माइनस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगा, तो 150 माइनस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। तो थीटा की वैल्यू जाएगी दैट इज 60 डिग्री के आसपास, है ना। नहीं समझ में आया यहाँ पे तो एक बार फिर से समझ लो। ठीक है, एक बार यहाँ पे फिर से समझ लो, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, देखो अगर T2 मिनिमम चाहिए, T2 अगर हमको मिनिमम चाहिए तो ये जो वैल्यू है साइन 150 माइनस थीटा, ठीक है,
साइन 90 की जो वैल्यू आती है वो 1 आती है, और यही तो मैक्सिमम साइन का, यही तो मैक्सिमम पॉइंट होता है ना। तो ये साइन 90, अगर यहाँ पे 90 रख दें तो 1 आंसर मतलब मैक्सिमम आ जाएगा। तो 150 माइनस थीटा इज इक्वल टू 90 लिख सकते हैं, तभी तो हमारा आंसर मैक्सिमम आएगा। यहाँ से थीटा आपका निकल जाएगा, दैट इज 60 डिग्री, है ना। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर इसका। क्लियर है। इस तरीके से दो तरीके का मैंने आपको क्वेश्चन बताया, T1 T2 भी निकालना आपको सिखा दिया यहाँ पे, और T2 जब मिनिमम होगा तो थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए वो भी निकालना सिखा दिया। दोनों क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में ये पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। चलिए ये क्वेश्चन कीजिए, एन एलिवेटर वेट 1000 kg अटेन एन अपवर्ड वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड इन 2 seconds विथ यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन, द टेंशन इन द सपोर्टिंग केबल विल बी। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। सॉल्व कीजिए इसको, पहले सॉल्व कीजिए। ये हमारा हो गया, ये ऊपर लग रहा होगा मास इंटू ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है तो मास इंटू एक्सेलरेशन, और इसकी जो नीचे जो है क्या ऊपर टेंशन, और टेंशन ऊपर जा रहा तो टेंशन माइनस mg, है ना, टेंशन माइनस mg। तो आपका जो इक्वेशन बन जाएगा क्या बन जाएगा, T माइनस एम जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और चलो आपको ये भी सिस्टम अगर नहीं समझ में आया तो मैं थोड़ा सा अच्छे से करता हूँ। ये हमारा एक बॉक्स है, एन एलिवेटर वेट है 1000 kg अटेन एन अपवर्ड वेलोसिटी, ऊपर की ओर जा रहा है, एक्सेलरेशन ऊपर हो रहा है, इन 2 seconds यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, द टेंशन इन एन सपोर्टिंग केबल विल बी। ये केबल है, ये ऊपर टेंशन लग रहा होगा, नीचे क्या लग रहा होगा mg। मैं इनर्शियल फ्रेम में बैठ के देख रहा हूं तो ऊपर एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहां से फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ऊपर की ओर जा रहा है मतलब t की वैल्यू ज्यादा होगी, तो t माइनस एम जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ से t की वैल्यू हो जाएगी m a प्लस जी। m की वैल्यू कितनी है 1000, एक्सेलरेशन की वैल्यू है यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी दिया है 4 मीटर पर सेकेंड, टाइम दिया है 2, है ना। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है एक्सेलरेशन, तो 4 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन हो गया 2, तो 2 प्लस जी 9.8, यहाँ को सॉल्व करो तो यहाँ से आपको जो टी की वैल्यू आएगी 1200 न्यूटन के आसपास आएगा। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी आसान है। अ पार्टिकल वाइल स्लाइडिंग डाउन अ स्मूथ प्लेन of 19.86 root 2 m length acquire a velocity of 19.86 मीटर पर सेकेंड, द इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन इज। अच्छा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं, ठीक है। ये इंक्लिनेशन मैंने बनाया, ओके। यहाँ पे हमारा एक बॉडी है, ये हमारा बॉडी हो गया। तो इस पे ये होगा कितना mg, ठीक है। इसको रिजॉल्व करते हैं, ये हमें थीटा यही वैल्यू निकालनी है थीटा, इसको रिजॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा mg cos थीटा, क्लियर। ये हो जाएगा हमारा mg sin थीटा। ये जो स्लाइड हो रहा है इसका जो लेंथ है बता रहा है, इस लेंथ पे जो स्लाइड हो रहा है इसका लेंथ दिया हुआ है 19.86 रूट 2। अब ऐसे क्वेश्चन को तो हमने सॉल्व करने के लिए हमें मोशन का इक्वेशन को यूज करना होगा, कौन सा, ये वाला, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as यहाँ पे, ठीक है। लेंथ भी यहाँ पे s क्या होता है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या दिया है 19.86, एक्वायर ऑफ वेलोसिटी 19.86, वेलोसिटी दिया है 19.86, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी हमें पता नहीं, इनिशियल वेलोसिटी क्या है पता नहीं, इनिशियल वेलोसिटी 0, और उसके इनिशियल वेलोसिटी शुरू में तो रेस्ट में था ना, उसके बाद वेलोसिटी एक्वायर किया, दैट इज 19.86 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है। वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे v की जगह वैल्यू रखो, तो वैल्यू रखोगे तो हो जाएगा 19.86 का स्क्वायर इज इक्वल टू u का स्क्वायर, u क्या है यहाँ पे, ठीक है, u हो गया 0, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 2 इंटू एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन नीचे एक्सिलरेट हो रहा है ना, तो एक्सिलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज एम जी साइन थीटा, है ना। नीचे की इधर की ओर एक्सिलरेट हो रहा है तो एक्सिलरेशन की वैल्यू क्या है एम जी साइन थीटा। मास हमें यहाँ पे दिया नहीं है तो मास को हम यूनिट मान लेते हैं,
कि मास इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा g साइन थीटा इनटू आपका जो डिस्टेंस है दैट इज 19.86√2। इस इक्वेशन को सॉल्व करो, g की जगह पे 9.81 रखो, इस इक्वेशन को पूरे को सॉल्व करो, यहाँ से आपकी जो थीटा की वैल्यू है, साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेट आपका सॉल्व करोगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री, है ना, 45 डिग्री। इसको सॉल्व करना, 45 डिग्री आपका आ जाएगा। अब सॉल्व करना तो नहीं बताना पड़ेगा ना मेरे को, सॉल्व तो कर लोगे ना यार इजिली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आसान क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अपन यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, थोड़ा सा और इसको यहाँ पे करते हैं, ठीक है। ये 20 kg है, तो एक टेंशन यहाँ पे ऊपर लग रहा होगा, तो नीचे क्या लग रहा होगा, 20 मास इंटू ग्रेविटी जी, ठीक है। ये 30 kg नीचे है, तो यहाँ पे ऊपर क्या लग रहा होगा, यही टेंशन लग रहा होगा, नीचे क्या लग रहा होगा, 30 इंटू जी, क्लियर है। तो यहाँ का इक्वेशन क्या बनेगा, 30 kg मतलब यहाँ एक्सेलरेशन नीचे की ओर हो रहा है, यहाँ पे एक्सेलरेशन ऊपर की ओर होगा, होगा ना। तो यहाँ पे इक्वेशन ऊपर का तो t माइनस 20g हो जाएगा, ठीक है, विच इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना है इसका 20g, क्लियर है। और यहाँ का इक्वेशन क्या बनेगा, यहाँ नीचे जा रहा है, तो यहाँ बनेगा आपका दैट इज 30g माइनस टी इज इक्वल टू 30 इंटू एक्सेलरेशन, सॉरी यहाँ 20 एक्सेलरेशन होगा, क्लियर है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ओके। देखो यहाँ 20 kg है, तो टेंशन ऊपर की ओर होगा, नीचे एक 20 बॉडी का मास के कारण नीचे एक ग्रेविटी mg लग जाएगा, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। फोर्स इस पॉइंट के लिए फोर्स कितना है, यहाँ पे क्या फोर्स, बॉडी ऊपर की ओर मूव हो रही है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, t ऊपर की ओर t, और नीचे की ओर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसलिए माइनस में लेंगे 20g विच इज इक्वल टू मास कितना है 20, एक्सेलरेशन कितना है a, ये इसलिए लिखा। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करोगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल जाएगी, दैट इज 2 के आसपास निकलेगा, ठीक है। तो उसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, मान लो इसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 40, g की वैल्यू 10, 200, तो 240 माइनस करोगे तो यहाँ पे t की वैल्यू आपकी आ जाएगी अप्रोक्सीमेट 240 के आसपास न्यूटन। तो 240 ऑप्शन है यहाँ पे, 240 न्यूटन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ दिस इज योर राइट आंसर, ठीक है। टाइम कम है गाइस, इसलिए थोड़ी स्पीड से मैं बता रहा हूँ। व्हेन अ बॉडी स्लाइड्स डाउन एन इंक्लाइंड सरफेस द एक्सेलरेटिंग इफ द बॉडी इज गिवन बाय, अभी बताया था ना, इसका जब बनाया था फिगर कहाँ गया, इस क्वेश्चन का जब फिगर बनाया था मैंने, यस इस क्वेश्चन का फिगर बनाया था, तो यहाँ नीचे इधर की ओर क्या आ रहा था, mg sin थीटा, और इधर की ओर mg cos थीटा, और इधर g। तो नीचे जब स्लाइड करता है कोई बॉडी, तो F फोर्स क्या एक्ट होता है, g sin थीटा या mg sin थीटा, ठीक है। Which of the following term can also be used to state the dynamic equilibrium? Dynamic equilibrium मतलब मोशन हो रहा है ना बॉडी में, स्टैटिक में मतलब मोशन नहीं होता, रोटेशन में बॉडी रोटेट होता है एक ही पॉइंट पे, ट्रांसलेटरी एक इधर ट्रांसलेट हो रहा है, मतलब एक पॉइंट से अप डाउन हो रहा है। काइनेटिक इक्विलिब्रियम इज आल्सो अ टाइप ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। नाउ व्हेन अ बॉडी इज सेड टू बी डायनेमिक इक्विलिब्रियम, कौन सा ऑप्शन सही है, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, when the body is uniform motion along with straight line, that option is your right, ठीक है। जब भी बॉडी हमारा डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होता है, इसका मतलब क्या होता है, बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन कवर कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, when the position of body is either is rest or in uniform velocity then the body is said to be a equilibrium body, क्लियर है। बॉडी या तो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मूव में रहा तो मूव ही हो रहा है, ऐसे बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बॉडी। व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द रिजिड बॉडी, बीइंग रिजिड बॉडी अगर इक्विलिब्रियम है, व्हेन द बॉडी इज अंडर द एक्शन ऑफ देयर फोर्सेस, तो इक्विलिब्रियम बॉडी में क्या होगा भाई, अगर रिजिड बॉडी में कोई भी फोर्स लगाओगे तो बॉडी तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, वही तो हुआ रिजिड बॉडी। और अगर वो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम केस है तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन डी, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस फोर्सेस आर पैरेलल टू ईच अदर एंड द लाइन ऑफ एक्शन दिस फोर्सेस मीट इन एट अ पॉइंट, ठीक है। Now, which is the correct option for the movement of body? Force of friction is less than applied force. मूवमेंट के लिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर अप्लाइड फोर्स के बराबर है तो बॉडी तो मूव ही नहीं करेगा, है ना, बॉडी मूव ही नहीं करेगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर ज्यादा हो गया तब भी बॉडी मूव नहीं करे। अप्लाइड फोर्स, जो आप फोर्स अप्लाइड कर रहे हो बॉडी पे और वो फोर्स आपका फ्रिक्शन फोर्स से कम है तो कैसे मूव करेगा, है ना।
ऑल द ऑप्शन आर करेक्ट हो। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर कम है अप्लाइड फोर्स से, आप जो फोर्स किसी, मान लो कोई बॉडी है, ये एक बॉडी है, ठीक है, ये एक बॉडी है, इस बॉडी में फ्रिक्शन फोर्स जो है वो दिया है 2, और जो आप फोर्स है, अगर आप फोर्स, अब जो नॉर्मल फोर्स भी 2 लगाओगे तो बॉडी थोड़ी ना मूव करेगी, ज्यादा लगाना पड़ेगा फोर्स, 3 लगाओगे तब बॉडी हमारा स्टार्ट होगा मूव होना। तो फ्रिक्शनल फोर्स कम होना चाहिए अप्लाइड फोर्स से, तभी हमारा बॉडी मूवमेंट करेगा। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन इसका, ये देखिए, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थ्रस्ट इन किलो न्यूटन एट द पॉइंट ऑफ ए पॉइंट पे कितना थ्रस्ट एक्ट हो रहा है इन द फिगर, दिस फिगर में। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन। तो ये फिगर था, इस फिगर में एक फोर्स ये एक्ट हो रहा है, ठीक है, ये फोर्स एक्ट हो रहा है, दैट इज 60 डिग्री पे, ठीक है, 60 डिग्री पे 1 किलो न्यूटन ये फोर्स एक्ट हो रहा है, और ये हॉरिजेंटल सरफेस है, इसको मिटा दीजिए पहले, ठीक है, ये फोर्स एक्ट हो रहा है इस एंगल पे, हॉरिजेंटल से 60 डिग्री पे ये 1 किलो न्यूटन का फोर्स एक्ट हो रहा है। इसको रिजोल्व कीजिए, रिजोल्व करेंगे तो इसका एंगल इससे बना रहा है, तो ये कितना बन जाएगा 1 cos 60 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा 1 sin 60 डिग्री। तो थ्रस्ट पूछा है, ए पॉइंट पे थ्रस्ट मतलब दिस हॉरिजेंटल फोर्सेस, क्या वर्टिकल फोर्सेस कितना एक्ट हो रहा है 0.8 पे, जो यहाँ पे है वही यहाँ पे भी तो होगा 1 sin 60। तो ओनली दिस कंपोनेंट इज फॉर थ्रस्ट प्रोड्यूस। तो ए पॉइंट पे थ्रस्ट कौन सा प्रोड्यूस कर रहा है, सिर्फ ये फोर्सेस जो हैं, यही फोर्स की वजह से हमारा पॉइंट ए पे थ्रस्ट हो रहा है, बाकी इस फोर्स की वजह से 1 cos 60 की वजह से ये बॉडी रोटेट करेगा, और 1 sin 60 की वजह से ए पॉइंट जो बियरिंग्स लगा होगा उस पर थ्रस्ट लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन 1 sin 60, तो sin 60 की वैल्यू पुट करो, 1 से मल्टीप्लाई करो, ये आंसर आ जाएगा 0.866। ठीक है, अब एक क्वेश्चन था जो हम ऊपर में छोड़े थे, वो क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखेंगे। कौन सा क्वेश्चन था वो वाला, ये क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को अपन यहाँ से उठा लेते हैं और इसको लेके चलते हैं मेन पेज पे। चलिए आइए जल्दी से फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चालू कीजिए दोनों पॉइंट का। ये एक ये रहा, एक ये रहा, अल्फा कैलकुलेट करना, अल्फा की वैल्यू। ठीक है, ये 30 डिग्री पे है, ये 60 डिग्री पे है, तो ये 1 बोलता हूँ, इसको 2 बॉल 1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, बॉल 1 का फ्री बॉडी डायग्राम। नीचे लग रहा है TW, और इधर की ओर लग रहा है ये जो स्ट्रिप है इसका टेंशन T। क्लियर है, और ये हॉरिजेंटल से अल्फा बना रहा है, और एक ये जो होगा ऊपर की ओर जो लग रहा होगा एकदम, दैट इज नॉर्मल फोर्स। ठीक है, तो इसका जो फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये था T, ये था अल्फा, ये बन जाएगा T cos अल्फा। क्लियर है, ये होगा N1। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका T sin अल्फा, और ये जो 2W। क्लियर है, सबको इक्विलिब्रियम कीजिए, इक्विलिब्रियम करके इक्वेशन निकालिए। इक्विलिब्रियम करके हमें क्या यहाँ पे निकालना, क्या अल्फा की वैल्यू निकालना है ना, तो अल्फा की वैल्यू के लिए अपन क्या करते हैं, एक और रिजोल्व करते हैं। ये 2W इधर की ओर लग रहा था, तो इसको ये कितना 30 डिग्री, ये 30 डिग्री यहाँ बन रहा है, तो इससे भी ये 30 बनेगा, है ना, इससे भी ये 30 डिग्री ही बनेगा। तो 30 डिग्री मतलब इससे भी ये 30 डिग्री बनेगा, ये लाइन से 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है, तो ये भी हमारा 30 डिग्री होगा। तो ये जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा 2W cos 30 डिग्री, और ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा 2W sin 30 डिग्री। ओके, तो ये T cos अल्फा और ये 2W sin 30 डिग्री, तो इसको लिख लेते हैं T cos अल्फा इज इक्वल टू 2W sin 30 डिग्री। ठीक है, किसी भी को भी आप एक को लिखकर ये कर सकते हो। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है, वैसे ही इस बॉडी के लिए जो सेकंड बॉल है, सेकंड बॉल के लिए बनाते हैं इक्वेशन। सेकंड बॉल के लिए इसको मैं मिटा दूं, चलिए आइए सेकंड बॉल के लिए मैं यहाँ बना देता हूँ। सेकंड बॉल है हमारा, कुछ इस तरीके का बॉल है,
ओके, इस तरीके का बॉल है हमारा सेकंड बॉल, और सेकंड बॉल पे दिस इज नॉर्मल, ठीक है। अब ध्यान से फिगर को देखोगे, फिगर से देखोगे तो ये जो वायर है ये नीचे की ओर है, ये ऊपर की ओर, ये इधर की ओर, ठीक है। तो अपन इसको इस तरीके से बना लेते हैं, दिस इज टेंशन टी, क्लियर है। और इस पे जो नीचे की ओर लग रहा है डब्लू, ये भी ठीक है। और यहाँ से एक लाइन बना लेते हैं अपन, इस पे अगर इधर टेंशन इधर की ओर लग रहा है तो नॉर्मल इधर लगेगा N2, और इसके अपोजिट में ये जो W है कितने एंगल पे है देखिए जल्दी से, W 60 डिग्री पे है, ये हो जाएगा 60 डिग्री, ये हो जाएगा 60 डिग्री, क्लियर है। और ये हो जाएगा अल्फा, है ना, इसका अल्फा डिग्री, ओके अल्फा। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम और डिटेल में चलते हैं, तो ये हो जाएगा आपका N2, ये W था तो ये क्या हो जाएगा W cos थीटा, है ना। तो इसको करते हैं इस तरीके से, ये हो जाएगा टेंशन T, है ना। और ये हो जाएगा W cos 60 डिग्री, ओके, ये हो जाएगा W sin 60 डिग्री, ठीक है। और ये है आपका बीच में रिजल्टेंट W, और ये टेंशन T इधर हो रहा है, टेंशन T, ठीक है। तो अच्छा, ये टेंशन T था तो इसको इधर करते हैं, ये लाइन पहले मिटा दिया जाए, क्लियर है। ये T था, अल्फा, ये अल्फा बना रहा है तो इसको इधर रिजॉल्व कर देते हैं, तो इसको इधर रिजॉल्व कर देंगे तो ये बन जाएगा T cos अल्फा, और इसका ये जो होगा ये बन जाएगा T sin अल्फा, क्लियर है। तो इसके लिए इक्वेशन ले लेते हैं, sin अल्फा वाला वैल्यू T sin अल्फा, और ये W sin 60 को ले लेते हैं, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, इसलिए बाकी किसी को भी आप लेके कर सकते हैं। तो T sin अल्फा इज इक्वल टू W sin 60 डिग्री, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ओके। तो दूसरा, पहला इक्वेशन क्या था, T cos अल्फा इज इक्वल टू 2W sin 30, दोनों W sin 60 और 2W sin 30 वाले को हमने ले लिया, दोनों इक्वेशन ले लिया, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और जो हमारा आया दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको जो वैल्यू आएगी, सॉल्व करते हैं तो T sin अल्फा अपॉन T cos अल्फा विच इज इक्वल टू W sin 60 अपॉन 2W sin 30, W से W कट गया, ठीक है। ये हो जाएगा T से T कट जाएगा, हो जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू 30 से 30 कट जाएगा, बचेगा sin 30 अपॉन 2, इनको सॉल्व कीजिए तो tan अल्फा √3/2 के आसपास आपका √3/2 आएगा। तो यहाँ से अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगा tan इनवर्स √3/2, ये आंसर ऑप्शन में है ये, ओके, tan इनवर्स √3/2, ऑप्शन डी आपका सही हो गया, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व ये होगा। तो गाइज आशा करता हूँ आपको ये डिटेल अच्छे से समझ में आ गया होगा। सारे क्वेश्चंस थोड़े जल्दी जल्दी कराए, काफ़ी बड़ा वीडियो हो रहा था, काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, मैंने लगभग आपको अप्रोक्सीमेट 25-30 क्वेश्चन के आसपास आपको कराया मैंने, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस थ्योरी एक ही वीडियो में मैंने बनाया, जनरली मैं अलग अलग बनाता हूँ, बट आप ढूंढोगे चीज़ें नहीं मिलेगी, दिक्कत होती है, ठीक है। इसलिए मैंने एक वीडियो में बनाया, आप इस वीडियो को कंप्लीट करो, इस वीडियो को जैसे कंप्लीट करोगे, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, आप कोई भी जूनियर इंजीनियरिंग का पेपर उठा लीजिए और आप चेक कीजिए बनता है कि नहीं बनता, हर क्वेश्चन आपसे बनेगा, ठीक है। चैप्टर 1 हो गया, चैप्टर 2 हो गया, 2-3 चैप्टर और 2-3 चैप्टर और बचा है, 2-3 वीडियो में और बनाऊंगा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हमारा खत्म।